बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ताकि हमारी वजह से पहचाने न जाएं, फिर हम दो गाड़ियों में रवाना हुए। सोनिया को अलग गाड़ी इसलिए ड्राइव करने दी थी कि मुझे कोई खतरा दरपेश हो तो वो मोहतात हो जाए। इसी तरह इस पर कोई आफत आती तो मैं दूसरी गाड़ी में रहकर इसके लिए कुछ कर सकता था। सुलेमान मौरूज ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता सोनिया गाड़ी क्यों ड्राइव कर रही है। भाई सुलेमान, कुछ समझा करो। इसे दूसरी गाड़ी में इसलिए बिठाया कि अव्वल तो इसे ड्राइव करने का शौक है, दूसरे हम खुलकर हसीन औरतों के मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। इसने मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा लगाया, फिर कहा, अच्छा तो ये बात है, मगर सिर्फ गुफ्तगू से क्या होगा। सोनिया शहर में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे दिल में हसरतें रह जाएंगी। मैंने इसे दिखाने के लिए एक सर्द आ भरी। इसने कहा, इसीलिए मैंने बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। औरत को अपने साथ रखने से यही मुसीबत होती है। हमने चलने से पहले लिबास बदल लिया था। सोनिया पतलून और शोख रंग की एक खूबसूरत डिजाइन की शर्ट में मलबूस थी। मैंने पतलून शर्ट और वेस्ट कोट पहन रखा था। टाई भी बांध ली थी जैसे किसी क्लब या तफरीगाह में जाने का इरादा हो। हम दोनों के पास एक एक बैग था जिसमें हमारी जरूरत का सामान था। इस बैग में कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर भी था। मुझे इशारा मौसूल होने लगा। मैंने इसे निकाला, फिर ऑन करके पूछा, क्या बात है। स्क्रीन से जवाब मौसूल हुआ, क्यों मेरे सलमान को अहमक बना रहे हो। मौजूदा हालात में तुम किसी हसीन औरत में दिलचस्पी नहीं लोगे। तुमने सोनिया को दूसरी गाड़ी में क्यों भेजा है, इसे मैं कुछ समझ रही हूँ, बाकी आगे चलकर समझ आ जाएगा। तुमने मुझे क्यों मुखातब किया है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मांगासू में रात जवान होती है। शहर के अमीर तीन इलाकों में क्लब आधी रात तक खुले रहते हैं। यहाँ दो बड़े कमार खाने हैं जहाँ तमाम रात जुआ खेला जाता है। बहरहाल तुम इनमें से किसी एक जगह जरूर जाना। तुम्हें कहीं न कहीं एक ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जिसने जर्द रंग की कमीज पहनी होगी। इस कमीज की जेब पर मदाम कंप्यूटर का मुखफ़फ़ MC लिखा होगा। अगर मैंने इसके जरिए तुम्हें देख लिया तो इसे तुम्हारे पास ले आऊंगी या तुम इसके पास जाकर मुखातब करना। मैं वो अहम मुसव्वदे इसके हाथों से तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सुलेमान मौरूज ने कहा, भाई मेरी उनसे क्या बातें हो रही हैं, कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने नागवारी से कहा, तुम्हारी वो मुझे इस बात पर डांट रही है कि मैं तुमसे हसीन औरतों के मुताल्लिक क्यों गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसका ख्याल है मैं तुम्हें बहका रहा हूँ। इसकी तरफ से तुम्हारा दिल फिर रहा है। वो जल्दी से कंप्यूटर की तरफ देखकर कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने मेहमान को खुश रखने की खातिर औरतों के मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहता था। मैं तुम्हारे सिवा किसी का तस्वर ही नहीं कर सकता। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, ये मेरे अंदर आकर मालूम कर सकती हो। कंप्यूटर खामोश हो गया था। मैंने इसे ऑफ करके बैग में रख दिया। इसके दिमाग के अंदर फिलिपाइनो जुबान में कोई बात हो रही थी। वही मुतरन्नम आवाज थी, लेकिन मैं आवाज के जरिए इस तरन्नम तक नहीं पहुंच सकता था। शहर दूर ही से अपनी जगमगाती हुई रोशनियों के जरिए नजर आने लगा। इसकी करीबी बस्ती कूल में पहुंचकर गाड़ी रुक गई। सुलेमान मौरूज ने मुझसे रुखसत होते हुए कहा, मेरे आदमी कल रात तुम्हें जंगल वाली बस्ती में ले आएंगे। इस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। क्या इस बस्ती में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? ईसाई और बुद्ध मत के लोग भी हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत है। कोई तुम्हारे खिलाफ मुखबरी नहीं कर सकता। मुखबरी करने के लिए बस्ती से निकलेगा तो पहचाना जाएगा। यहाँ के मुसलमान जानते हैं मैं रात को छुपकर आता हूँ, इसलिए बस्ती के बाहर सख्त पहरा लगा रहता है। कोई भी आने जाने वाला पहचाना जाता है। इसकी बात पूरी होते ही मुझे बहुत करीब खटके के आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज कार की बॉडी से टकराई हो। सुलेमान मौरूज मुझसे गुजरा फासले पर खड़ा था। मैंने यकबारगी उछल कर इसके सीने पर लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ मैं आज खुद गिर पड़ा था। इधर वो गुस्से से उठकर कहना चाहता था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके उठने से पहले मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए इसे फिर गिरा दिया। वो झुंझला गया। झुंझला कर बोला, मैं तुम्हें मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझता हूँ, तुम्हारी मेजबानी करता आ रहा हूँ और तुमने मुझे लात मारी है। वो फिर उठना चाहता था। मैंने फिर इसे ख्याल ख्वानी के जरिए गिराते हुए कहा, जरा होश करो, गोलियां चल रही हैं। मेरी बात खत्म होते ही गाड़ी का शीशा एक छन्नाके से चूर हो गया। मैंने चीख कर कहा, सोनिया होशियार, साइलेंट फायरिंग हो रही है। यकीनन उन्होंने रिवॉल्वर वगैरह में साइलेंसर लगा लिया था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी और सोनिया ने गाड़ी की बॉडी में गोली लगने की हल्की सी आवाज सुनी थी। फिर इसने सिमत का अंदाजा करते हुए गाड़ी को अखबार के पीछे ले जाकर मोड़ दिया और हेडलाइट्स की रोशनी इधर फेंकी जिधर कुछ साए भागते हुए नजर आए। इसके बाद
अंधेरे में गुम हो गए। सोनिया ने गाड़ी को घुमाकर फिर उधर रोशनी की। इतनी देर में सुलेमान मोरोज के आदमी सिचुएशन को समझ गए थे। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। भागने वालों में से 2 गिर पड़े, लेकिन जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक गोली सोनिया के सामने विंड स्क्रीन की तरफ आई। शीशा एक छन्नाके से टूट गया। गोली यकीनन दूसरी तरफ निकल गई होगी। सोनिया इतनी नादान तो नहीं थी कि आराम से सीट पर, स्टीयरिंग सीट पर बैठी रहती। वो गाड़ी का रुख मोड़ने के बाद नीचे झुक गई थी। सुलेमान मोरोज ने दुरुस्त कहा था, बस्ती के चारों तरफ इसके आदमी मौजूद रहते थे। बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। बस्ती में हलचल मच गई थी। न जाने सोनिया कब गाड़ी से निकल आई। वो जमीन पर रेंगती हुई मेरे करीब पहुंच गई। हम दोनों सुलेमान के पास इसी तरह रेंगते हुए आए। फिर मैंने कहा, यहाँ से निकल चलो। इसने उठते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी बस्ती है, मैं यहाँ महफूज रहूंगा। हम दुश्मन को चाल को समझते हैं। इन्होंने फायरिंग करके तुम्हें सिर्फ दोस्तों को नहीं, दुश्मनों को भी ये सुना दिया है कि तुम यहाँ आ गए हो। इसने बेयकीनी से कहा, अरे नहीं, हम तो टीवी के जासूस की तरह बातें कर रहे हो। यहाँ ऐसे चालाक दुश्मन नहीं है। फिर मेरे आदमी बस्ती वालों को इधर आने का मौका ही नहीं देंगे। वो अपने तौर पर दुरुस्त कह रहा था, लेकिन हमारी बात नहीं समझ रहा था। इसके आदमी आ गए थे। एक ने मुकामी जुबान में कहा, हमने बस्ती वालों को इधर आने का मौका नहीं दिया है। ये कहकर सबको खौफजदा किया है कि आइंदा भी गोलियां चल सकती हैं, लिहाजा आप इत्मीनान से हमारे साथ आ सकते हैं। इसने उठकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि मैं सहारा लेकर उठ सकूं, मगर मैं और सोनिया सहारे के बगैर ही खड़े हो गए। इसने कहा, मेरे साथ बस्ती में चलो, एक एक कप चाय पियेंगे, इसके बाद शहर की तरफ चले जाना। हम शहर में जाकर ही कुछ खाएं पियेंगे, कुछ देर रुक जाने में हर्ज नहीं है। मेरे साथ आओ, तुम्हारे साथ शहर जाएगा, तुम्हें वहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मैंने इसके दिमाग को पढ़ा। दरअसल वो चाहता था कि हम कुछ देर वहाँ रहकर इसकी ताकत का अंदाजा करें और ये अच्छी तरह समझ ले कि सिर्फ जंगल नहीं, बस्तियों में भी लोग इसके वफादार हैं और इसके एक हुक्म पर जान की बाजी लगा देते हैं। हम बस्ती में आ गए। एक बड़ा सा लकड़ी का मकान नजर आ रहा था। वहाँ जितने भी लकड़ी के मकानात बनाए जाते थे वो जमीन से 4 फुट या 6 फुट की ऊंचाई पर होते थे, यानी मकान के नीचे और जमीन के दरमियान जगह खाली रहती थी। वो इस तरह के दरख्त के तने काट कर पहले 4 फुट या 6 फुट लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। फिर इसके ऊपर मकान तामीर किया जाता था ताकि कभी समंदर में तूफान आए और पानी जजीरे में चला आए तो वो किसी हद तक महफूज रह सके। हम सुलेमान मोरोज के बस्ती वाले मकान में पहुंचे। इसके चंद बेतकल्लफ दोस्त वहाँ पहले से मौजूद थे। शराब का दौर चल रहा था। सब ने सुलेमान को आगे बढ़कर गले से लगा लिया। इसने दोस्तों से हमारा तारफ कराया। हम शराब की बोतलें और इनके पीने का अंदाज देख रहे थे। इतना कुछ देखने के बाद मैं इन्हें मुसलमान तो कह सकता था मगर मुजाहिदीन नहीं कह सकता था, क्योंकि जिहाद करने वाले मुसलमान अपने पाकीज़ा किरदार का भी मुजाहिरा करते हैं। एक ने शराब का गिलास हमारी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, हम सिर्फ चाय पीने आए हैं। ये सुनते ही वो सब कहा लगाने लगे। एक ने कहा, भाई खूब फरमाइश की, शराब की महफिल में चाय, ये तो ऐसी ही बात है जैसे हसीनाओं की महफिल में कोई अपनी बीवी को याद करे। इस बात पर फिर कह लगे बुलंद हुए। इस बड़े से कमरे के वस्त में एक बड़ी सी मेज बिछी हुई थी। वहाँ खाने की मुख्तलिफ डिशें भी रखी जा रही थी। सुलेमान मोरोज ने कहा, भाई ऐसी बातें न करो, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये शराब नहीं पीते। फिर इसने मेरी तरफ देखकर माजरत चाहते हुए कहा, इनकी बातों का ख्याल न करना, ये दिल के अच्छे हैं। यहाँ से शहर जाकर भी तुम्हें खाना ही है, प्लीज यहाँ खाने में हमारा साथ दे दो। हमने इनका साथ दिया। मेरे और सुलेमान मोरोज के दरमियान सोनिया एक कुर्सी पर बैठ गई। ये लोग हमेशा अपने पास हथियार रखते थे। इनमें से आने वाले वक्त अपने हथियार कुर्सी से लगाकर जमीन पर रख दिए थे। कुछ ने अपनी स्टेन गने कदमों के पास रख ली थी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिवाल्वर पर हाथ रखे हुए थे। मेरे पास बैठे हुए शख्स ने अपने रिवाल्वर को मेरी और अपनी प्लेट के दरमियान मेज पर रख दिया था। खाना शुरू करते हुए कह रहा था, हथियार मर्द का जेवर होता है, कहीं तुम ये जेवर नहीं पहनते। मैंने लुकमा चबाते हुए कहा, कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। सुना है तुम टेलीपैथी के जरिए दिमाग में पहुंच जाते हो, क्या मेरे दिमाग में पहुंच सकते हो? खाते वक्त मेरी टेलीपैथी उलट जाती है। क्या मतलब? जब मैं खा रहा हूं और कोई मुझे अपने दिमाग में आने के लिए कहे तो इसे सर नीचे और टांगे ऊपर करना पड़ती हैं, और ऐसा तुम नहीं करोगे। ये कहते ही मैं इसके दिमाग पर काबज हो गया। इसने फौरन उठकर
कर कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कोई बड़ी बात है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। वो वहाँ से कमरे के खाली हिस्से में गया, फिर सर नीचे और टांगे ऊपर कर ली। इसके साथी कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने इसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया था। जब इसे होश आया तो समझ में नहीं आ सका कि अब तक इसके साथ क्या होता रहा था। इसी समझने और ना समझने के दौरान वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा, फिर फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। इसके एक साथी ने कहा, कितनी बार समझाया है, ज्यादा न पिया करो। वो पाँव पटक कर आगे बढ़ा, फिर मेज पर घोंसे मारते हुए कहा, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने घोंसा जोर से मारा था। बहुत सी प्लेटें मेज पर से उछलकर फिर अपनी जगह आई, एक दूसरे से टकराई, फिर जरा बजकर खामोश हो गई। उसने बोतल उठाकर मुंह से लगाई, घटाघट पीने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं और सोनिया इत्मीनान से खा रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ घूरते हुए बोला, मुझे क्या हो गया था। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, मैं टेलीपैथी के मतलब तुम्हें बता रहा था और तुम सचमुच जाकर सर के बल खड़े हो गए थे। मैंने सोचा जब तुम उलट ही गए हो तो मैं अपनी टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर गुफ्तगू करूं, मगर तुम गिर चुके थे और अब उठने के बाद गुस्सा दिखा रहे हो। वो उलझन में पड़ गया था, मुझे टटोलती हुई नजरों से देख रहा था। फिर इसने बोतल उठाकर 2 घूंट पिए। इसके बाद बोला, क्या टेलीपैथी ऐसी हो सकती है कि आदमी अपने बस में न रहे और उल्टी सीधी हरकतें करने लगे? इसकी कई किस्में होती हैं, मैंने पहली किस्म बताई थी और तुम उलट गए। दूसरी बताऊंगा तो जाने क्या ऊट पटांग हरकतें करोगे, लिहाजा चुपचाप खाते रहो। वो चुपचाप खाना नहीं चाहता था, गुस्से में सिर्फ पीना चाहता था। बाकी सब लोग खाते रहे, वो सब जिंदा दिल थे। अपने साथी का गुस्सा कम करने के लिए कोई ना कोई बात कहकर इसे हंसाने की कोशिश करते थे और खुद भी हंसने लगते थे। हमारा मेजबान सुलेमान मोरोज भी बोतल खोल चुका था। वो खाने के दौरान एक एक घूंट यूं पीता था जैसे पानी पी रहा हो। सोनिया ने नागवारी से मुंह बनाकर कहा, मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते ही वो एकदम से चौंकी और फिर एक उल्टा हाथ सुलेमान मोरोज के मुंह पर जमा दिया। वो कुर्सी समेत उलटकर फर्श पर पहुंच गया। सोनिया भी चीखती हुई फर्श पर पहुंच गई। फरहाद, होशियार सामने देखो। इसके कहने से पहले ही मैं देख चुका था, अपने पास बैठे हुए शख्स का रिवॉल्वर उठा चुका था। फिर इसी लम्हे मैंने गोली चला दी। इस मकान की दीवारें लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाई गई थी। इन तख्तों के जोड़ एक शिगाफ था और इसी शिगाफ से रिवॉल्वर की नाल झांक रही थी। जैसे ही मैंने गोली चलाई, रिवॉल्वर की नाल गायब हो गई, लेकिन किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। इधर सुलेमान मोरोज जमीन पर गिरने के बाद तिलमिलाकर उठ रहा था और गुस्से से कह रहा था, मैं तुम दोनों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझता था और तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ इसका साथी मुझसे कह रहा था, तुमने मेरे सर की तरफ गोली क्यों चलाई, अगर मुझे लग जाती तो। मैंने कहा, पिछली दीवार की तरफ देखो, वहाँ से एक रिवॉल्वर की नाल नजर आई थी। इसका रुख सुलेमान की तरफ था। अब ने इधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा, बाहर चलो, किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। 2 आदमी बाहर जाने लगे। इनमें से एक ने कहा, अगर ये गलत हुआ तो हम से बुरा कोई ना होगा। वो बाहर चले गए। सुलेमान मोरोज फर्श पर से उठकर खड़ा हो गया था। अभी इस दीवार की तरफ देख रहा था जहाँ मैंने गोली चलाई थी और कभी सोनिया को देख रहा था। फिर इसने घोंसा दिखाते हुए कहा, मैं वो अपनी बात पूरी न कर सका। 2 शख्स जो बाहर गए थे वो तीसरे को लेकर आए। इसके बाजू में गोली लगी थी, लहू रिस रहा था। इन दोनों ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये हमारा मुहाफिज है, तुमने इस पर गोली क्यों चलाई? अगर ये मुहाफिज है तो फिर ये गद्दार भी है, दुश्मनों से मिला हुआ है। इस जख्मी ने मुकामी जुबान में कुछ कहा। एक शख्स ने इसका तर्जमा पेश किया, ये कह रहा है तुम झूठे हो, ये हमारा वफादार है। मैंने कहा, ये अंग्रेजी जुबान जानता है, तब ही मेरी बात के जवाब में अपनी सफाई पेश कर रहा है। इससे कहो ये मुझसे अंग्रेजी में गुफ्तगू करे। इसने इनकार में सर हिलाकर फिर मुकामी जुबान में कुछ कहा जिसका मतलब था अगर वो अंग्रेजी में बोलेगा तो मैं इसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। इसी वक्त सुलेमान मोरोज ने आगे बढ़कर इस जख्मी पहरेदार के बालों को मुट्ठी में जकड़कर हिलाते हुए कहा, मेरे मेहमान झूठे नहीं हैं। अभी इस रूह ने मेरे अंदर पहुंचकर कहा है तुम मुझ पर गोली चला रहे थे, अगर खैरियत चाहते हो तो सच उगल दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई, मैं गद्दार नहीं हूँ। इस बार वो अंग्रेजी में बोल रहा था। मैंने सोचा इसके सच उगलने में बड़ी देर लगेगी, लिहाजा इसे मजबूर करना शुरू किया और वो अपने जुर्म का एतराफ करने लगा। इसके बाद इसकी पिटाई शुरू हो गई। सुलेमान कह रहा था, इसे अभी ना मारो, हाथ बांध कर रखो और इतनी अज़ियतें दो कि ये हमारे दुश्मनों का पता बताए ये कहाँ से आया और इसे किसने भेजा है। जिसने भी इसे भेजा था वो इसका वफादार था, क्योंकि सुलेमान की बात खत्म होने से पहले ही इसने कोई चीज जेब से निकाली थी और इसे मुंह में रखकर निकल गया था। फिर देखते ही देखते इसका जिस्म ईंटने लगा। वो इनकी गिरफ्त से निकल
रहा था मगर फर्श पर गिर रहा था। सब ने इसे छोड़ दिया। एक ने कहा ये ढोंग कर रहा है, यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहा है। मैं समझ गया था अब वो नहीं बचेगा। मैंने बैग में से एक कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर निकालकर राब्ता कायम किया, फिर माइक को ऑन करते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम सुलेमान मोरोज को यकीन न दिलाती तो हम बुरी तरह फंस जाते। जवाब मौसूल हुआ, इस वाक़े से सबक हासिल करो और मेरी अहमियत को समझो। अगर मैं मुखालफत पर उतर आई तो इन खार दिमागों से पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। इस जजीरे से निकल भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम दोनों की छठी हिस्स बड़ी हैरत अंगेज है। मैं भी मोरोज के दिमाग में थी मगर इस खतरे को समझ ना पाई। फिर इसने कहा, फरहाद यहाँ वक्त जाया ना करो, शहर मांगासू पहुँचो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोनिया को वो कंप्यूटर स्क्रीन दिखाया। इसने जवाब पढ़कर आइद में सर हिलाया। मैंने कहा, हम अभी आ रहे हैं। मैंने इसे ऑफ करके बैग में रख लिया। सुलेमान मोरोज और इसके साथी मरने वाले की तरफ मतवज्जो थे। कोई इसकी नब्ज टटोल रहा था, कोई दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश कर रहा था। आखिर इन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है। सोनिया ने तौलिए से हाथ पूंछते हुए सुलेमान के करीब आकर कहा, अब हम शहर जाना चाहते हैं। हमारे मेजबान ने जरा पीछे हटकर इसे देखा, फिर मुझे देखा। इसकी सोच कह रही थी, मैं अपने मेहमानों को क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। दोनों ने मेरी जान बचाई, लेकिन एक ने लात मारी, दूसरे ने थप्पड़ मार दिया। इसने फिर एक बार हमें बारी बारी देखा। इसके बाद थूक निकल कर बोला, बेहतर है तुम दोनों चले ही जाओ। हम जजीरे के शहर मांगासू पहुँच गए। हमारे इतराफ शहर के मनाजर गुजरते जा रहे थे। हम दाएं बाएं खिड़कियों से देखते जा रहे थे। वहाँ लकड़ियों के मकानात के अलावा पुख्ता मकानात भी थे। तकरीबन हर मकान के बाहर रंग बिरंगे फूलों के बागीचे थे। बहुत ही साफ सुथरा शहर था। बाद में पता चला वो शहर इतना महंगा है कि वहाँ सिर्फ दौलतमंद आकर आबाद होते हैं। आसपास की बस्तियों के गरीब लोग फल सब्जियां और खाने पीने की दूसरी चीजें लाकर दिन को फरोख्त करते हैं और शाम होने से पहले वापस चले जाते हैं। हमारी गाड़ी इस कदीम तारीखी महल के करीब पहुंच रही थी। कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। मैंने इसे बैग से निकाल कर ऑपरेट किया। इसने कहा, अब मैं तुम्हारे ड्राइवर के दिमाग में रहूंगी, ये तुम्हारी बातें अच्छी तरह नहीं समझ सकेगा, लिहाजा मेरी मर्जी के मुताबिक इस गाड़ी को महल के चारों तरफ घुमाएगा ताकि तुम इसे अच्छी तरह देख लो। इनके वक्त भी आकर देख लेना। कंप्यूटर के स्क्रीन को ऑन करके रखो, मैं कुछ न कुछ मालूमात फराहम करती रहूंगी। हमारी गाड़ी महल के सामने से गुजर रही थी। इसके चारों तरफ ऊंची दीवारें हाथबंदी के तौर पर खड़ी हुई थी। ये दीवारें पुरानी हो चुकी थी। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी थी। इस कदीम तारीखी महल का नाम मुक्ति महल है। अभी तुम मुक्ति महल के सामने से गुजर रहे हो। सामने जो आबादी नजर आ रही है, यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और सभी दौलतमंद है। मैं इस महल को गौर से देख रहा था। शहर में काफी रोशनी थी, कुछ इस रोशनी में और कुछ महल की सफेदी ने इसे रात के वक्त भी उजागर किया हुआ था। वो सफेदी या तो डिस्टेम्पर की हो सकती थी या फिर सफेद पत्थर इस्तेमाल किए गए होंगे। बहरहाल वो महल बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा था। कंप्यूटर के जरिए मालूम हुआ कि हुकूमत की तरफ से ही महल की हिफाजत की जाती है। मैंने पूछा, जब ये मुक्ति महल हुकूमत के कब्जे में है तो फिर तुम्हारे कब्जे में कैसे आ सकता है? इस जजीरे में हुकूमत के कदम डगमगा रहे हैं। इसके पीछे एक छोटी सी फौजी छावनी है। ये फौजी कानून का वास्ता देकर शहर में अमनो अमान कायम रखने की कोशिश करते हैं। अगर इस फौजी अड्डे को तबाह कर दिया जाए तो मुसलमान बागियों की दहशत और बढ़ जाएगी। यहाँ के शहरियों को इस महल से कोई दिलचस्पी नहीं है। सुलेमान मोरोज और इसके अलावा दूसरे मुसलमान लीडर बखुशी ये महल मेरे हवाले कर देंगे। फिर यहाँ मेरे आदमियों का पहरा रहेगा और कोई इसके अहाते के अंदर नहीं आ सकेगा। हमारी गाड़ी मुक्ति महल के चारों तरफ एक रास्ते से गुजर रही थी। महल के दाएं बाएं तकरीबन 200 गज के फासले पर कोई मकान नहीं था, सिर्फ हाथबंदी की दीवार थी। इसके बाद जो आबादी थी इसमें फिलिपाइनी गैर मुल्की खुसूसन अमरीनी और कुछ मुसलमान थे। मदाम कंप्यूटर ने कहा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इसका नाम मुक्ति महल है। मुक्ति महल के मानी है निजात। इस महल का गोरी सुजाता की निजात से गहरा ताल्लुक है। वो 200 बरस से सहरज़दा रहने वाली हसीना तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ही इसे मुक्ति महल के तय खाने से निजात दिला सकोगे। हमारी गाड़ी चारों तरफ एक चक्कर लगाने के बाद इस शाहराह पर जा रही थी जिसके दोनों तरफ महंगे होटल और क्लब वगैरह थे। मदाम कंप्यूटर ने पूछा, मैं गोरी सुजाता की बात कर रही हूँ। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, मुझे इस कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और सोनिया सोच रहे हैं इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। मुझे जल्दी अपना फैसला सुनाओ। कल दोपहर तक फैसला सुना सकता हूँ। यूँ भी क्या जल्दी है, अभी इस महल पर तुम्हारा कब्जा नहीं हुआ है। हो जाएगा। अभी 10 बजकर
20 मिनट हुए हैं। तुम्हारी गाड़ी यह पामीरा क्लब के अहाते के सामने पहुंच गई है। इस क्लब में तुम 1 बजे तक रहोगे। इसके बाद अपनी रिहाइश गाह में चले जाना, क्योंकि 2 बजे के बाद महल के पिछले हिस्से में धमाके शुरू होंगे। कल सुबह तक मेरे आदमी इस फौजी छावनी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं इस क्लब में ज्यादा देर नहीं ठहर सकूंगा, क्योंकि ना तो हम शराब पीते हैं और ना ही ताश खेलने के मूड में हैं। यहाँ 5 नंबर का कैबिन मिस्टर शिंकू के नाम पर रिजर्व है। इस कैबिन में चले जाओ, ये हमारा आदमी है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पीने के लिए ठंडे मशरूब और काफी मिल सकती है। तुम इस कैबिन में बैठकर इन मुसव्वदों का मुतालिया कर सकते हो। हम गाड़ी से उतरकर क्लब में पहुंच गए। हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्लब में प्राइवेट कैबिन कहाँ है। वहाँ दाखिल होते ही एक शख्स जर्द रंग की शर्ट में नजर आया। इसकी जेब पर MC लिखा हुआ था। वो सीधा हमारी तरफ चला आया, हाथ बढ़ाकर मुसाफा करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर फरहाद। इसने सोनिया से भी मुसाफा किया और हमें कैबिन नंबर में ले गया। वहाँ पहले ही एक बॉडी बिल्डर बैठा हुआ था। इसकी जिसामत देखकर अंदाजा होता था कि अच्छा फाइटर हो सकता है। चेहरे की सख्ती और सफाकी बता रही थी कि जरूरत पड़ने पर वो किसी को कत्ल भी कर सकता है। मैंने इसे देखकर जर्द कमीज वाले से कहा, सॉरी, हम तन्हाई चाहते हैं। बॉडी बिल्डर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये लिफाफा देना चाहता था। इसने मेज की तरफ इशारा किया। वहाँ प्लास्टिक का स्याह लिफाफा रखा हुआ था। इसके जाते ही मैं और सोनिया कैबिन में आए, सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। फिर इस लिफाफे को खोल कर कागजात निकाल कर देखने लगे। वो सब असल कागजात की फोटो स्टेट कापियां थी। इनमें से कुछ ऐसी कापियां थी जो अजनबी जुबान में थी। इन्हें देखकर पता चलता था सदियों पहले ये जुबान राइज रही होगी, अब कोई इसे पढ़ नहीं सकता था। दूसरे चंद कागजात अंग्रेजी जुबान ही में थे, यानी इन पुरानी तहरीरों का तर्जुमा पेश किया गया था। मैं इन्हें पढ़ने लगा। एक एक सफा पढ़कर सोनिया की तरफ बढ़ा देता था, वो इन्हें पढ़ने लगती थी। हम ठंडा मशरूब भी पीते जा रहे थे और पढ़ते भी जा रहे थे। बातें वही थी जो मदाम कंप्यूटर मुझे बता चुकी थी। मुझे ऐसी हसीना से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो 200 साल से मुर्दों की तरह सो रही हो और मेरे जाते ही उठकर बैठ जाए। हाँ, मगर इस ड्रामे से दिलचस्पी थी जो मदाम कंप्यूटर इस हसीना के हवाले से खेलने वाली थी। इन कागजात में एक नक्शा भी था। इसे देखकर पता चलता था कि वो मुक्ति महल का तय खाना है। तय खाने में पहुंचने के बाद किन रास्तों से गुजरना होगा, इन रास्तों की निशानदही की गई थी। इस तय खाने में एक जगह सुर्ख निशान बनाया गया था। इसके नीचे लिखा हुआ था, हियर लाइस गोरी सजाता। यहाँ गोरी सजाता पड़ी है, इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, हाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। सोनिया इस नक्शे को देखने लगी। फिर इसने कहा, इस तय खाने में उतरने का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया। मैंने कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर को निकाल कर ऑपरेट किया। फिर यही सवाल दोहराया। इसने जवाब दिया, ये तुम्हारे पास असल नक्शे की नकल है। मैंने इसे नकल करते हुए इस मुकाम की निशानदही नहीं की जहां से तय खाने में उतरा जा सकता है। जब तुम मुझ पर एतमाद करोगे और मेरे लिए काम करने का फैसला करोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। क्या जरूरी है कि मैं ही इस तय खाने में जा सकता हूँ? ये काम किसी और से भी ले सकती हो। इस तय खाने में जाने के लिए दिलेरी, जहानत और इल्म रियाजी में महारत चाहिए। मैं इल्म रियाजी नहीं जानता। बाबा फरीद वास्ती के इदारे में इल्म रियाजी के बड़े बड़े आलम हैं। शेख अल फारिस उनके उस्ताद हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने इन मुसब्बतों में से एक सफा निकाल कर पढ़ना शुरू किया। इसमें तय खाने के एक कमरे का जिक्र था और एक रियाजी का हिसाब पेश किया गया था। कुछ यूं लिखा था, जो सीढ़ियों से उतरता हुआ फर्श पर पहुंचेगा, इसी रुख पर सामने एक दीवार होगी। वो दीवार 210 पत्थरों से चुनी गई है। फर्श और दीवार के बाएं कोने से 70 डिग्री की सीध पर 12 पत्थर छत तक गए हैं। इन्हें नीचे से गिनते हुए पत्थर नंबर 8 तक जाओ, फिर ऊपर से गिनते हुए पत्थर नंबर 5 तक आओ। इन नंबरों के दरमियान 2 ऐसे नंबरों को जमा करो जिनका हासिल जमा 3 से बराबर तकसीम हो जाए। तकसीम के हासिल में जिस नंबर का पत्थर आएगा, इस पर किसी सख्त चीज से जरब लगाओ, फिर दीवार का खुफिया दरवाजा खुद ब खुद खुलता जाएगा। रियाजी का ये हिसाब पेश करने के बाद नीचे वार्निंग लिखी हुई थी, खबरदार, अगर हिसाब में गलती हुई या अंदाजे से किसी और पत्थर पर जरब लगाई गई तो इस 4 दीवारी की छत तुम पर आ गिरेगी। फिर तुम भी गोरी सजाता की तरह बरसों किसी के इंतजार में वहाँ पड़े रहोगे। इन कागजात का मुतालिया करने से पता चला तय खाने के मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों में इसी तरह इल्मे रियाजी का जाल
बिछा हुआ है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाता है, हिंदुओं की शोबदेबाजी मुश्किल तर होती जाती है। बाबा साहब के इदारे में हर शोबदे के माहिरीन और इल्म के हर मौजू पर कामल दस्तरस रखने वाले असातिज़ा मौजूद थे। मैंने कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कहा, कल मैं तुम्हारा साथ देने का फैसला करूंगा। इसके बाद जनाब शेख अल-फारिस से रियाजी के तमाम मसाइल हल करा लूंगा और अभी मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करो। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ मुफ्ती महल की तरफ है। तुम आज रात 2 बजे हंगामे कराना चाहती हो, लेकिन ये क्यों बोल रही हो कि दहशतगर्द तंजीम के तमाम लोग इधर का रुख कर रहे हैं। आज रात जजीरे के साहिली इलाके बड़े मसरूफ रहेंगे। यकीनन सभी बहरी रास्ते से इस जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन से जवाब मौसूल हुआ, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है। वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले कई खतरनाक मुजरिम जजीरे में दाखिल हो चुके हैं। इनमें से कुछ मेरी टेलीपैथी की मुट्ठी में हैं, कुछ गुम हो गए हैं। जब वो अपने साथियों से राब्ता कायम करेंगे, मुझसे छुपे नहीं रह सकेंगे। रह गई ये बात कि आज रात जजीरे के तमाम साहिली इलाकों से मुजरिमों की खेप दाखिल होने वाली है, तो हमने पहले से इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ सलेमान मोरूज के अलावा एक और मुसलमान लीडर है जिसका नाम अहमद जोसेफ है। इन रहनुमाओं ने अपनी जंगजू जवानों को साहिली इलाकों पर फैला दिया है। कोई अजनबी इस जजीरे पर कदम रखेगा तो इसे गोली मार दी जाएगी। मदाम कंप्यूटर क्यों हमें बच्चों की तरह बहला रही हो? जिन दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों से भारी मुआवजा हासिल करती रहती हो, इनके आदमियों को भला तुम गोली मारोगी? मैं नहीं मारूंगी, मुझ पर इल्जाम नहीं आएगा। फिलिपाइन की मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को बागी कहकर बदनाम किया हुआ है। दहशतगर्द तंजीम के लोग यही समझेंगे कि मुसलमान इन पर हमला कर रहे हैं। इन पर हमला कोई भी करे, तुम्हारा फर्ज इनकी हिफाजत करना है, क्योंकि तुम इनसे अच्छी खासी रकमें वसूल करती रहती हो। मैं इनसे मुआवजे हासिल करती हूँ। इस सिलसिले में दयानतदारी से इनकी मदद करती हूँ, इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ वो इक़दाम करेंगे और जबरन इस जजीरे में दाखिल होना चाहेंगे तो मैं ना इनका साथ दूंगी और ना ही खुलम खुला मुखालफत करूंगी। मैं नहीं चाहती कि गोरी सुजाता तक पहुँचने के सिलसिले में किसी तरफ से रुकावट हो। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, अब हम जा रहे हैं, अपनी रिहायशगाह में आराम करेंगे। तुम्हारे साथ जो ड्राइवर है वो अंग्रेजी नहीं जानता, तुम्हारे लिए मुश्किलात पेश आएंगी। बेहतर समझो तो इस बॉडी बिल्डर को अपने साथ ले जाओ। साथ ले जाने की क्या जरूरत है? जरूरत पेश आएगी तो ख्याल ख्वानी की दौड़ से बांध कर अपनी तरफ खींच लूंगा। मैंने कंप्यूटर ऑफ करके बैग में रखा। सोनिया अपना बैग संभालते हुए उठी, फिर कैबिन से बाहर आई। सामने बॉडी बिल्डर जैसे रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। हमें देखते ही मुस्कुराकर बोला, मेरे लायक कोई खिदमत। सोनिया ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर कहा, तुम्हारी जेब में जितनी भी फिलिपाइनी करेंसी है वो हमें दे दो। फिलिपाइनी सिक्के को पीसू कहा जाता है। 18 पीसू एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। इसने 100 पीसू के 20 नोट, 50 पीसू के 100 नोट निकाल कर हमारी तरफ बढ़ा दिए हमारे लिए। फिर इसने पूछा, और कोई खिदमत? हाँ, अब सामने से हट जाओ। इसे सोनिया का ये अंदाज नागवार गुजरा था। मैंने इसके दिमाग में झांक कर देखा, वो मुतरन्नम आवाज इसे कुछ कह रही थी। वो चुपचाप एक तरफ हट गया। हम दोनों शाना बिशाना चलते हुए क्लब से बाहर आए, फिर अपनी गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर को मालूम था और ये मदाम कंप्यूटर ने भी इसके दिमाग में रहकर मालूम कर लिया होगा। वैसे हमें इसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। वो हमसे बहुत बड़ा काम लेना चाहती थी, हमें नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में सोच भी नहीं सकती थी, बल्कि हर कदम पर हमारी हिफाजत करने वाली थी। अभी हम थोड़ी दूर गए थे कि अचानक पीछे से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। हमने पलट कर देखा, पीछे से आने वाली एक गाड़ी रास्ते में घूम कर रुक गई थी। मैंने बॉडी बिल्डर के दिमाग में छलांग लगाई। पता चला वो हमारी निगरानी के लिए चला आ रहा था। किसी ने इसकी गाड़ी के पहिए पर गोली चलाई थी और इसे बेकार कर दिया था। सोनिया ने जापानी जुबान में कहा, हमें गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, मैं जा रही हूँ, आगे इसी रास्ते पर मिलूंगी। ये कहते ही इसने दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। आगे एक छोटा सा चौराहा था। हमारी गाड़ी वहाँ तक न पहुँच सकी। दूसरे रास्ते से एक ट्रक ने आकर हमारा रास्ता रोक लिया। ये होना ही था, हमारी निगरानी करने वाली गाड़ी का पहिया बेकार करने और इसे रोकने का मतलब यही था कि आगे का रास्ता भी रोका जाएगा। इसलिए सोनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। दोस्ती और वफादारी में ऐसे मरहले भी आते हैं कि साथ देने के लिए साथ छोड़ना पड़ता है। हमारी गाड़ी ट्रक से जरा दूर रुक गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा, स्ट्रीट लैंप दूर दूर तक नस्ब किए गए थे। मेरे आसपास कहीं अंधेरा था, कहीं उजाला। कुछ हरकत करते हुए साए नजर आ रहे थे, फिर वो वाज़े तौर पर दिखाई दिए। वो सब सड़क की तरफ आ गए थे। इनके हाथों में स्टेन गन और रिवाल्वर थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर
एक ने दरवाजे के पास आकर एक छोटी सी पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इसे खोलकर गाड़ी के अंदरूनी लाइट पे पढ़ा। इसमें लिखा हुआ था, जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। मैंने अपना बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो इसकी तलाशी लेने लगा। इसमें में से कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर और स्याह रंग का लिफाफा निकला, जिसमें वो तमाम मसबदे थे। जिसके अलावा हमारी जरूरत का दूसरा सामान था। एक शख्स दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर मेरे पास आकर बैठ गया। फिर इसने एक पर्ची पर कुछ लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसने लिखा था, तुम्हारी साथी कहाँ है? मैंने जवाब दिया, चूँकि वो यहाँ नहीं है इसलिए किसी भी लम्हे ऊपर से नाज़िल होगी। इसने मुझे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए बाहर निकलने का इशारा किया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। एक ने ट्रक की तरफ इशारा किया और मुझे इधर धक्का देना चाहा। वो मुझे वहाँ जाकर बैठने के लिए कह रहा था। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। पता चला ट्रक का एक पहिया बेकार किया जा चुका है। रात के सन्नाटे में इतना जोरदार धमाका हुआ था कि सब चौंक गए थे। इतना ही मेरे लिए काफी था। मैंने उछलकर उल्टी कलाबाजी खाई, गाड़ी की छत पर गया, फिर वहाँ से लुढ़कता हुआ दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दूसरी तरफ से वही शख्स निकल रहा था जो मेरे पास आकर बैठ गया था। मैं इसे लिए सड़क के किनारे आकर गिरा, फिर इसे लिपटाए हुए दूर लुढ़कता चला गया। आखिर मैंने इस वक्त इसे छोड़ा जब इसकी स्टेन गन मेरे हाथ आ गई। वो इसी जगह पर पड़ा रह गया। मैंने फौरन ही एक दरख्त के पीछे मोर्चा संभाल लिया था। इस वक्त तक मेरी तरफ फायरिंग हो रही थी। मैंने जवाबी फायरिंग की। इधर से हम गुजरते आए थे, इस तरफ से कुछ लोग दौड़ते आ रहे थे और मुसलसल फायरिंग करते जा रहे थे। मैंने मालूम कर लिया वो बॉडी बिल्डर था और अपने साथियों के साथ हमारे दुश्मनों पर फायरिंग करता हुआ आ रहा था। वो जो मेरे करीब ही जमीन पर पड़ा हुआ था वो बुखलाकर चीखने लगा, मेरी तरफ फायरिंग न करो, मुझे गोली लग जाएगी। मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, मैं तुम्हें गोली मारूं या टेलीपैथी का जूता? वो भला क्या जवाब देता। मैंने इधर फायरिंग की जिधर मेरा बैग ले जाने वाले जा रहे थे। इनका रुख ट्रक की तरफ था, क्योंकि बॉडी बिल्डर के आदमी इन्हें घेरने पहुंच गए थे, लेकिन हमें घेरने वाले ट्रक तक भी न पहुंच सके। वहां से अचानक ही स्टेन गन से एक ब्रस्ट चला, किसी की चीख सुनाई दी। ट्रक की तरफ जाने वाले वहां से भी पलटकर दूसरी तरफ भागने लगे। मैंने बॉडी बिल्डर के दिमाग में कहा, वो कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर ले जा रहे हैं, इनका पीछा न छोड़ना। फरहाद का तमाम सामान वापस मिलना चाहिए। वो अपने आदमियों के साथ भागने वालों का ताक़ब करते हुए दूर चला गया। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने अपने पास पड़े हुए शख्स को देखा, फिर मालूमात हासिल करने लगा। वो मास्टर की सिंडिकेट से तल्लक रखता था। इस वक्त बेबसी से जमीन पर पड़ा हुआ सोच रहा था, मुझे पहले ही अच्छी तरह समझा दिया गया था फरहाद और सोनिया के करीब न जाना, लेकिन मैं क्या करूं। पहले मैं तस्दीक करना चाहता था। अगर ये ट्रक में जाकर बैठ जाता और वहां मैं मुतमिन हो जाता कि यही फरहाद है तो इसी लम्हे गोली मार देता। मुझे ये भी समझाया गया था कि फरहाद समझकर जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, लिहाजा पहले तस्दीक होना चाहिए। मैंने इसी की सोच में कहा, अबे उल्लू, मास्टर की अच्छी तरह जानता है कि फरहाद बाबर के रूप में है। सोनिया के साथ इसे एयर फ्रांस के तैयारे में अगवा किया गया और इसे यहाँ पहुँचाया गया। अगर ये फरहाद नहीं होगा तो और कौन होगा? इसकी अपनी सोच ने कहा, फरहाद अली तैमूर को इसी तरह पेरिस से अगवा करके इसराइल पहुँचाया गया था। तो सब इस खुशफहमी में थे कि वो फरहाद अली तैमूर है। एक तवील अरसे के बाद हकीकत मालूम हुई। तमाम दुश्मन अपनी खुशफहमी के आईने में अपना मुंह देखते रह गए। मैंने इसकी सोच में कहा, अगर मुझे यहाँ से फरार होने का मौका मिल गया तो मैं यहाँ से। मैंने बात अधूरी छोड़ दी ताकि वो बेइख्तियार सोचता चला जाए, और वो सोचता चला गया। वो फरार होने का मौका हासिल करते ही वहाँ से अपनी रिहायशगाह में जाएगा और अपने पार्टी लीडर से ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करेगा, उसे यहाँ के हालात बताएगा। इसी वक्त कहीं से गोली चली। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरा मकसद यही था, इसे भागने का मौका मिल जाए। इसने यही किया। इसकी दानिश में तकदीर ने साथ दिया था कि कहीं से गोली चली थी और मैं अपने बचाव के लिए दूसरा मोर्चा संभालने गया था। इतनी देर में वो दूर तक भागता चला गया। ऐसे वक्त वो सोच रहा था कहीं फरहाद इसके दिमाग में पहुंचकर वापस तो नहीं बुलाएगा। मैंने इसकी सोच में कहा, शायद फरहाद मेरे दिमाग में नहीं पहुंचा है। कैसे नहीं पहुंचेगा जबकि मैंने जुबान खोली थी और चीख कर अपने आदमियों को इधर फायरिंग करने से मना किया था। इसने भागते भागते झुंझलाकर सोचा, फिर वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, वो मुझे भागने से क्यों नहीं रोक रहा है। इसकी दूसरी सोच ने कहा, शायद वो फरहाद ही नहीं है। इस बात की तस्दीक हो रही है कि हमने धोखा खाया और एक गलत आदमी को रोक लिया। हाँ, अब समझ में आ रहा है, अगर फरहाद होता तो इसके साथ सोनिया भी होती। वो तो गाड़ी में तनहा बैठा हुआ था। ओह गॉड, अब हकीकत समझ में आ रही है। हम बहुत बड़ा धोखा खाते खाते बच गए। वाह मुखा, इतना वक्त जाया किया। वो भागते भागते रुक गया। मैं इसे सोचने
करने पर मजबूर करने लगा। आखिर फिर ये कौन था जिसे हमने घेरा था? फरहाद नहीं है तो इसका कोई साथी जरूर होगा, या इसका तल्लक मदाम कंप्यूटर से होगा कि इसके पास एक कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ था। वो सोचते हुए वापस आने लगा। इसे हमारी गिरफ्त में आने का अंदेशा नहीं था। रात का वक्त था, वो दरख्तों के पीछे छुप सकता था, कहीं तारीकी भी इसे छुपा सकती थी। वो ट्रक अपनी जगह से हट रहा था, अगरचे इसका एक पहिया बेकार हो चुका था, लेकिन इसे जरा दूर हटाया जा सकता था। ये सब सोनिया कर रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।